आ पाएगा। तो पिछले पार्ट में फेंग्यू के दादाजी को उसके और मिंग टैन के प्यार के बारे में सब कुछ पता चल गया था और उनसे लड़कर फेंग्यू अपनी चीजें लेकर जाओमे के घर भी आ गई थी। जाओमे को तो शौक पे शौक लग रहा था कि फेंग्यू और मिंग टैन ने न सिर्फ एक दूसरे को प्रपोज किया है बल्कि उनकी लव स्टोरी दादाजी को भी पता चल चुकी है। अब जाओमे कहती है कि दादाजी इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम यही मेरे साथ रहो। फिर दोनों ब्रश करने लगती है। फेंग्यू को जरा देखिए किस तरह पैरों पर रखकर फेस स्क्रब कर रही है। जाओमी पूछती है कि ये क्या कर रही हो। अब फेंग्यू कहती है कि मैं तो हमेशा अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने की कोशिश करती रहती हूँ। और फिर उसको देखकर जाओमी भी अपना पैरों पर रखकर ब्रश करने लगती है। अब कॉलेज में प्रिंसिपल सर फेंग्यू को उसकी टीसी देते हैं। फेंग्यू बताती है कि मैं कॉलेज से नहीं जाना चाहती, जरूर मेरे दादाजी ने टीसी की रिक्वेस्ट की होगी। अब प्रिंसिपल कहते हैं कि वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे दादाजी के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर फेंग्यू कहती है कि सर आप भी मुझको टीसी मत दीजिए, मैं दादाजी से बात करके इसका कोई सोल्यूशन जरूर निकालूंगी। अब प्रिंसिपल ही मान जाते हैं। फेंग्यू वहाँ से उदास होकर बेचारी चली जाती है और तो मिंग टैन मैसेज करता है कि लंच के लिए कैंटीन में आ जाओ। और उसका मैसेज देखते ही फेंग्यू को तो ऐसी एनर्जी आती है कि उसकी सारी उदासी गायब। फिर वो एकदम खुश होकर कैंटीन में पहुंच जाती है। वहाँ पर दोनों बैठकर आराम से खाने लगते हैं। तब फेंग्यू का मन करता है कि मिंग टैन उसको खिलाए, पर उसे मिंग टैन को ये बताने में बहुत ही शर्म आती है। लेकिन मिंग टैन उसके दिल की बात पता नहीं कैसे समझ लेता है और बड़े प्यार से उसको खिलाता है। तब कैंटीन में बैठे स्टूडेंट्स बिल्कुल शॉक हो जाते हैं कि ये दोनों लवर्स कब से बन गए। फिर क्या पूरे कॉलेज में खबर एकदम से 5G की स्पीड से फैल जाती है। अब मिया भी हैरान होती है कि मिंग टैन फेंग्यू को और वो भी कैंटीन में बैठकर खाना खिला रहा है। गजब बात है भाई। अब अगले सीन में मिंग टैन काम कर रहा होता है और तब दादाजी वहाँ पर आते हैं। उनको देखते ही मिंग टैन बहुत ही रिस्पेक्ट देकर पूछता है कि सर मैं आपकी कार अभी वॉश कर दूंगा। दादाजी कहते हैं कि मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझको निराश नहीं करोगे। फेंग्यू ने बताया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो और मेरी रिक्वेस्ट यह है कि तुम उसे भूल जाओ और उससे कभी मत मिलो। तुम्हारे माँ और पापा दोनों इस दुनिया में नहीं है और तुम बड़ी मेहनत करके अपने परिवार को संभालते हो, ये सब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। इसलिए तुम मुझसे मेरी पोती के अलावा कुछ भी मांग सकते हो और मैं तुमको मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ फेंग्यू को छोड़ के। अब ये सब सुनकर मिंग टैन एकदम उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके दादाजी से कहता है मैं फेंग्यू को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जब तक वो खुद नहीं कह देती कि मैं उसको छोड़ दूं, तब तक मैं कभी उसको नहीं छोड़ूंगा। आप मुझको माफ कर दीजिए। अब दादाजी कुछ नहीं कह पाते और चले जाते हैं। मिंग टैन उनकी कार को जाते हुए देखता है और मन ही मन बहुत ही परेशान होता है कि शायद उसकी वजह से दादाजी बहुत ही दुखी होंगे। फिर भी वो हिम्मत से फैसला करता है कि वो किसी भी हाल में फेंग्यू का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ फेंग जोयू दादाजी को अपने नया बिजनेस प्लान बता रहा होता है। तभी अचानक दादाजी बहुत जोर से खांसने लगते हैं, लेकिन कहते हैं कि बेटा मामूली सी खांसी है, तुम फिक्र मत करो और अपना प्लान बताओ। पर फेंग जोयू कहता है कि दादाजी आप हर वक्त काम करते रहते हैं, आपको जरा आराम भी करना चाहिए, लेकिन वो नहीं मानते। फिर फेंग जोयू अपना प्लान बताकर बाहर आता है। उसे अपने दादाजी की सेहत की बहुत ही फिक्र होने लगती है। तभी उसे दो ऑफिस स्टाफ की बातें सुनाई देती है। एक कहती है कि मेरे पापा 60 साल के हो गए हैं और अब रिटायर हो चुके हैं। दूसरी कहती है लेकिन इस कंपनी के प्रेसिडेंट को तो देखो, 70-80 की उम्र हो गई है, फिर भी काम पर लगा हुआ है, कितना लालची है। इन्हें इस उम्र में इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है। इतना पैसे कमाने के बाद भी अगर इंसान आराम न कर सके तो ऐसी लाइफ किस काम की। अब ये सब सुनकर फेंग जोयू अपने दादाजी के लिए बहुत ही परेशान हो जाता है। फिर वो फेंग्यू को लेने उसके कॉलेज जाता है। वहाँ सारी लड़कियां इसको देखती रह जाती है। फिर वो मिया से मिलता है और दादाजी की सेहत के बारे में उसको बताता है। मिया उसे फेंग्यू के पास लेके जाती है। फेंग जोयू को देखती ही वो पूछती है कि अरे भाई तुम कब आए। फेंग जोयू कहता है कि दादाजी की तबीयत बहुत ही खराब है। अब फेंग्यू घबरा जाती है कि दादाजी को क्या हो गया। फिर दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। फेंग जोयू बताता है कि दादाजी बहुत खांस रहे थे और शायद उनको जुकाम भी है। तुम तो जानती हो कि इस उम्र में उनकी तबीयत का इस तरह खराब होना बहुत ही रिस्की है। फेंग्यू जरा गुस्से में कहती है कि उन्हें तुम ज्यादा पानी पीने को कहो और वो हर वक्त काम क्यों करते रहते हैं, उन्हें तो इस उम्र में आराम करना चाहिए। फेंग जोयू कहता है कि तुम खुद आकर उनको ये सब बातें क्यों नहीं कह देती। जब पापा और मम्मी गुजर गए थे तो हमको बहुत ही दुख हुआ था, पर तुम सोचो कि दादाजी को कितना दुख हुआ होगा। उन्होंने अपने बेटे और बहू को खो दिया था, लेकिन सिर्फ हम दोनों के लिए उन्होंने दिन रात काम करके इस कंपनी को बहुत बड़ा बनाया। प्यार करना तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन दादाजी को भी तो तुम पर हक है ना, तो उनकी बात तुम दिल पर मत लो और एक बार आकर उनसे जरूर मिलो। अब उसकी बातें सुनकर फेंग्यू कहती है कि वाह मेरे भाई, तुम तो सच में बहुत बड़े आदमी बन गए यार, ऐसी ऐसी बातें करते हो। तुम्हारी तरह मुझको भी दादाजी की फिक्र है, इसीलिए अब तुम ऑफिस जाओ, मैं बाद में आकर दादाजी से जरूर मिलूंगी। अब इस तरह फेंग्यू घर आने के लिए मान जाती है। अब फेंग्यू घर आती है तो सबसे पहले दादाजी से मिलती है। आपसे लड़कर मैंने घर छोड़ा, उसके लिए मुझको माफ कर दीजिए दादाजी। फेंग जोयू ने बताया कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या मैं आपके लिए खाना बनाकर लाऊं।
अब दादाजी कहते हैं कि इस वक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटी। ओके दादाजी, आपको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझको बता देना, मैं यही हूँ। ये कहकर फेंग्यू और फेंगजुई घर के अंदर जाते हैं। दादाजी बहुत ही खुश होते हैं कि चलो मेरी वजह से फेंग्यू घर में वापस तो आ गई। अब यहाँ जियो फेंग सुनहाओ से मिलती है और कहती है कि प्रिंसिपल सर ने तुम्हारी पनिशमेंट कैंसिल कर दी है, आज से तुमको इस क्लीनिंग काम करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, मुझे बताने के लिए शुक्रिया। ये कहकर वो फिर से क्लीनिंग करने लग जाता है। अब जियो फेंग उसको रोकती है, लेकिन वो कहता है कि आज का काम मैं ऑलरेडी शुरू कर चुका हूँ, तो इसको पूरा करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तब जियो फेंग कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब करने से क्या जाओमी वापस तुमको मिल जाएगी? तुम्हारे उसके पापा के बीच जो बातें हुई मैंने वो सब सुन ली थी और मैंने जाओमी को सब कुछ बता भी दिया है, और उसको पता चल चुका है कि डेथ स्ट्राइक सीखने के लिए ही तुम उससे प्यार कर रहे हो, वो अब कभी तुमसे नहीं मिलेगी। अब सुनहाओ कहता है कि हाँ मैं जानता था कि तुम्हारे अलावा ऐसा काम कोई और कर ही नहीं सकता। अब वो कहती है कि मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मुझसे नाराज हो जाओ, मुझसे ही लड़ो, लेकिन तुम मुझे इस तरह अवॉइड मत करो। अब इस पर सुनहाओ मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। अब ज़ैंगजी कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स को मैसेज आता है कि जो लोग फाइनल्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं उन्हें खूब ट्रेनिंग लेनी होगी। अब सब फाइनल्स के लिए अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। फिर अकड़ू सुनहाओ से मिलता है और कहता है कि गुरु, आपको मुझको बॉक्सिंग सिखानी होगी, मैं प्रॉपर बॉक्सिंग सीखना चाहता हूँ। अब सुनाओ हंसकर कहता है कि कम से कम अब तो तुमको पता चला कि तुम अब तक बॉक्सिंग नहीं कुछ और ही कर रहे थे, चलो अब मैं सिखाता हूँ। और ये कहकर वो अकड़ू को बॉक्सिंग के बेसिस सिखाता है। गुरु, बेसिस तो मैं बहुत ही अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। तब सुनहाओ कहता है कि तुम बेसिक्स में बहुत ही वीक हो। बेसिस का मतलब सिर्फ पंचिंग टेक्निक्स नहीं, बेसिस का असली मतलब यह है कि तुम्हें अपने माइंड और एटीट्यूड को बहुत ही अच्छा बनाना होगा। एक बात याद रख लो कि अगर तुम्हारी सोच गलत हुई तो तुम कभी प्रॉपर बॉक्सिंग नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं तुमको बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग देना चाहता हूँ और तुम प्रॉमिस करो कि तुम कोई बहाना नहीं बनाओगे। ओके गुरु, लेकिन क्या आप ये नहीं पूछोगे कि मैं आपसे ट्रेनिंग क्यों ले रहा हूँ? इस पर सुनाओ कहता है कि मैं भी नहीं पूछूंगा, पर मुझे पता है कि एक दिन तुम खुद मुझको बता दोगे। अब इस तरह सुनाओ अकड़ू की ट्रेनिंग शुरू करता है। अकड़ू उसकी बातें ध्यान से सुनता है और सारे स्टेप्स ठीक से फॉलो करता है, पर वो मन में कल रात के बारे में सोच रहा होता है। कल रात वो मिंगटैन के घर गया था और उसने मिंगटैन को चैलेंज किया था। मिंगटैन जान गया था कि अकड़ू डर रहा है और उसने कहा था कि अगर तुम फाइट करने आए हो तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, मैं फाइट करने के मूड में नहीं हूँ। लेकिन अकड़ू ने जिद की थी कि तुम मेरे साथ लड़ो, मैं तुमसे नहीं डरता। मिंगटैन ने उसे बताया कि पिछले कुछ सालों में मैं कभी खुश नहीं रहा, अपने भाई बहन के खातिर मैं कई मुश्किलों का सामना कर रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत ही थक जाता हूँ। सबको अपने फ्यूचर की चिंता होती है, लेकिन मुझे हर रोज कल की चिंता होती है। मुझे डर रहता है कि कल मेरी लाइफ में क्या होगा, क्या मैं कॉलेज कंटिन्यू कर पाऊंगा, क्या कल मेरी नौकरी रहेगी, कहीं मेरे भाई बहन को कुछ तो नहीं हो जाएगा। इस तरह हर रोज मुझे इन बातों की फिक्र होती है। मेरी तुमसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी इन प्रॉब्लम्स के बीच में मुझे तंग करना बंद कर दो। मुझे फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन तुमने मुझको इतना परेशान किया था कि तुमसे खुद को और अपने परिवार को बचाने के लिए मुझको फाइट सीखनी पड़ी। ये सब सुनकर भी अकड़ू का दिल नहीं बदला था और उसने मिंगटैन को फिर नीचा दिखाने की कोशिश की थी। इस पर मिंगटैन ने कहा था कि तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए तुम्हें दूसरों की प्रॉब्लम समझ में नहीं आती, लेकिन मेरी सिचुएशन कैसी है जानते हो? मुझे ये भी नहीं पता कि कल मैं और मेरे भाई बहन पेट भर पाएंगे या नहीं, कल का खाना हमारे लिए मिलेगा या नहीं, और कल के खाने के लिए मुझे आज मेहनत करनी पड़ती है। ये है मेरी लाइफ। अगर तुम जैसी लाइफ मुझको मिल जाती ना तो मैं अपने लिए और दूसरों के लिए जरूर कुछ करता, किसी को कभी परेशान नहीं करता। और इस पर अकड़ू ने कहा था कि तुम्हें जीतना ही मेरा लक्ष्य है। ठीक है, अगर मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ का कोई लक्ष्य बनता है तो मुझको बहुत ही खुशी होगी। तुम्हें अपना लक्ष्य पाने के लिए ऑल द बेस्ट। अब ये सुनकर अकड़ू का दिल जरा पिघल चुका है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अब मिंगटैन से नफरत नहीं करेगा। अब मैं सिर्फ एक अच्छा बॉक्सर बनना चाहता हूँ, ये सोचकर वो जी जान से ट्रेनिंग लेता है। अब रात को फेंग जोयू और दादाजी खाना खा रहे होते हैं। दादाजी बहुत ही गुस्से में पूछते हैं कि फेंग्यू अब तक क्यों नहीं आई, क्या वो इतनी देर मिंगटैन के साथ घूम रही है? दादाजी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, फेंग्यू मिंगटैन के बारे में बहुत ही सीरियस है। वो बॉक्सिंग से जितना प्यार करती है उतना ही प्यार वो मिंगटैन से भी करती है। उससे अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीने दीजिए। तब दादाजी अचानक विलन की तरह कहते हैं कि बेटा गेम तो अब शुरू होगा। अब एक एक करके मिंगटैन की सारी असलियत सामने आ जाएगी, तब फेंग्यू खुद ही समझ जाएगी। अब पता नहीं दादाजी अंडरग्राउंड में क्या क्या प्लान कर रहे हैं। अब अगले दिन मिंगटैन रोज की तरह काम करने के लिए आइसक्रीम शॉप पर जाता है। तब शॉप को खाली करके ताला लगा रहे होते हैं और वहाँ की स्टाफ बताती है कि ओनर ये शॉप खाली कर रहे हैं, मुझे अब दूसरी नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, तुम भी कहीं और नौकरी ढूंढ लो। मिंगटैन मायूस हो जाता है, अब इस नौकरी के बिना वो अपना घर कैसे चलाएगा। फिर वो कार वॉश वर्कशॉप में जाता है। उसका ओनर कहता है कि किसी ने हमारे वर्कशॉप पर कंप्लेंट कर दी है कि हम बहुत ही पुराने इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, उनसे कार डैमेज हो सकती है, और लेकिन आज तक तो किसी ने ऐसी कंप्लेंट की नहीं थी। अब नए इक्विपमेंट्स के बिना मुझे वर्कशॉप चलाने की परमिशन नहीं है और मेरे पास इस वक्त उतने पैसे भी नहीं है, इसलिए मुझको ये वर्कशॉप बंद करनी पड़ रही है। एक काम करो, तुम भी कुछ दिनों की छुट्टी ले लो और मैं तुमको बाद में कॉल करूंगा। और ये कहकर वो वर्कशॉप बंद करके चला जाता है।
अब यहाँ मिंगटैन की तो कुछ समझ में नहीं आता कि वो करे क्या। रात को घर पर होता है तो हाउस ओनर आती है। वो कहती है कि कल तुम ये घर खाली कर दो, इस घर को मैं बेच रही हूँ, 2 दिन में इसका नया ओनर आ जाएगा, इसलिए तुम कल ही अपना सामान लेकर यहाँ से भाग जाओ। वैसे तुम्हारे पास उतना सारा सामान तो है नहीं, एक काम करो तुम कल सुबह यहाँ से निकल जाओ। अब मिंगटैन विनती करता है कि मुझे थोड़ा टाइम तो दीजिए, इस तरह अचानक मैं अपने भाई बहन को लेकर कहाँ जाऊंगा। अच्छा, एक तो तुमने कभी भी रेंट टाइम पर नहीं दिया और ऊपर से टाइम मांगते हो, तुम्हारे पास सिर्फ कल सुबह तक का टाइम है, ये कहकर ओनर चली जाती है। अब बेचारा मिंगटैन बहुत ही परेशान हो जाता है। अगले दिन जियोफेंग प्रैक्टिस कर रही होती है। सुनहाओ उसको रोककर कहता है कि इस तरह बिना सोए दिन रात प्रैक्टिस करती रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अरे वाह, अचानक तुमको मेरी फिक्र होने लगी। फाइनल्स पास आ रहे हैं और मुझे उसके लिए प्रैक्टिस करना है, तुम सिर्फ अपना काम करो, मुझे तुम्हारी एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह वो सुनहाओ और जाओमी को बहुत ही बुरा भला कहती है। मुझे फेंग यू को हराना है और तब तक मैं चैन से नहीं सोऊंगी। ये सुनकर सुनहाओ कहता है कि अगर तुम में ऐसी आग लगी है तो मैं खुद तुमको ट्रेन करूंगा। और इस पर जियोफेंग शॉक हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें कभी किसी बात पर गुस्सा क्यों नहीं आता। सुनहाओ कहता है कि अगर कभी मैं और जाओमी एक दूसरे के भी हो गए तब भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या तुम मुझे अपनी फ्रेंड मानते हो? तुम सिर्फ मेरी फ्रेंड नहीं, तुम मेरी पार्टनर हो और मैं हमेशा तुमको सपोर्ट करूंगा। अब जियोफेंग को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सॉरी कहती है। फिर दोनों एक बार फिर खुशी से प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब यहाँ फेंग यू और फेंग जोयू अपनी कंपनी में होते हैं और चलते चलते फेंग जोयू गलती से एक स्टाफ से टकरा जाता है और उसकी फाइल नीचे गिर जाती है। फेंग जोयू फेंग यू से कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं इसकी मदद करके आता हूँ। अब ये कहकर वो फाइल के पेपर्स उठाता है। उसमें एक डॉक्यूमेंट को देखकर वो बिल्कुल ही चौंक जाता है। वो एक घर के डॉक्यूमेंट होते हैं और वो भी उस घर के जहाँ मिंगटैन रहता है। अब फेंग जोयू समझ जाता है कि उसके दादाजी ने कुछ तो गड़बड़ की है और वो सोच में पड़ जाता है कि अब मिंगटैन कहाँ होगा। अब दूसरी ओर मिंगटैन, छोटू और छोटी अपनी चीजें पैक करके बइनों के घर पर होते हैं। बइनों की माँ उनको बड़े प्यार से गले लगा लेती है और कहती है कि बेटा तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम जब तक चाहो तब तक रह सकते हो, सब कुछ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन कहीं तुमने किसी बड़े आदमी से दुश्मनी तो नहीं ले ली? मुझे तो लगता है कि किसी बड़े आदमी ने ही एक ही दिन में तुम्हारी नौकरी और घर दोनों को खाली करवा दिया है। तब उसे फेंग जोई का कॉल आता है और वो तुरंत उससे मिलने जाता है। फेंग जोई मिंगटैन के पुराने घर के बाहर वेट कर रहा होता है। वो कहता है कि मुझे लगता है दादाजी ने तुम्हारी नौकरियां सब कुछ छीन ली है और शॉप को बंद करवा दिया है, ऊपर से तुम्हें बेघर करने के लिए उन्होंने एक दिन में ये घर भी खरीद लिया है। अब मिंगटैन कहता है कि मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। फेंग जोई पूछता है कि क्या तुमने फेंग यू को ये सब कुछ बताया? नहीं, मैं फेंग यू को ये सब नहीं बताना चाहता। अभी अभी तो वो दादाजी से बात करने लगी है और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरी वजह से उन दोनों की रिलेशनशिप खराब हो। मिंगटैन का साफ दिल को समझकर फेंग जोयू उसको और भी पसंद करने लगता है। वो कहता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी वजह से हुई हैं और दादाजी ने जो किया है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और मुझको थोड़ा टाइम दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अब अगले सीन में सुनहाओ क्लब के सारे लाइट्स ऑफ करके बाहर आता है तो वहाँ एक लड़का खड़ा दिखता है और ये वही लड़का है जो टूर्नामेंट के दिन जेंगजी कॉलेज आया था। उस दिन मैच को देखकर वो किसी को फोन पर बता रहा था कि ऐसा बेकार मैच मैंने आज तक नहीं देखा और इसका नाम हम हुडी रखते हैं। वो सुनहाओ से कहता है कि उस टूर्नामेंट में सारे फाइटर्स बच्चों की तरह फाइट कर रहे थे, लेकिन तुमने उनके सामने अपना मैच गिव अप कर दिया, इसलिए तुम फाइनल्स में नहीं खेल पाओगे। पर तुम्हारे अलावा और कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए तुम अभी मेरे साथ फाइट करो। अब सुनहाओ कहता है कि मैं पावर दिखाने के लिए कभी फाइट नहीं करता और आते वक्त सारी लाइट्स ऑफ करके बाहर आना। ये कहकर वो बाहर जाने लगता है, पर लगता है ये हुडी कोई प्लान बनाकर ही यहाँ पर आया है। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। आगे के 12 एपिसोड एकदम जबरदस्त और थ्रिलिंग है। ऊपर से टूर्नामेंट के फाइनल्स भी शुरू होने वाले हैं, उसमें जीत किसकी होगी और ये हुडी आखिर है कौन? दादाजी ने मिंगटैन के आगे और क्या क्या मुसीबतें खड़ी की हैं? क्या फेंग यू को पता चलता है कि उसके अंकल जी मिंगटैन के पापा के हाथों ही मारे गए थे? ये सब हम अगले पार्ट में ही जानेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद।